कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीरीज के कुछ रेफरेंसेस के बारे में जो शायद आप मिस कर गए होंगे। देखो, ये शो अमेरिकन नहीं है, ना ही ब्रिटिश है जिससे आप पॉप कल्चर को समझ सको। ये पूरी सीरीज स्पेन के कल्चर के बेस्ड है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम मिस कर जाते हैं। अगर आपने ये शो हिंदी में देखा है तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोग डबिंग में सारे ऐसे रेफरेंस निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपने इस शो को इंग्लिश में देखा है तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानने में मजा आएगा। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। जब प्रोफेसर प्लान पेरिस डिस्कस कर रहे होते हैं तब उन्होंने कहा था कि इसके बाद सीधा प्लान रोम इनिशिएट करना होगा, जो देखा जाए तो थोड़ा रोमांटिक है क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स रोम, बट रियली में वो रेफर कर रहे थे द ग्रेट फायर ऑफ रोम, जो एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था 64 AD में। कुछ लोगों का मानना है कि ये एम्परर नेरो ने किया था, पर हिस्टोरियंस अभी भी इस मामले में आर्ग्यू कर रहे हैं। 18 जुलाई को ये आग शुरू हुई और 23 जुलाई तक रही, जिसमें ज्यादातर रोम जलकर खाक हो गया। प्रोफेसर को पता था कि जिस दिन प्लान पेरिस कंप्लीट होगा, इतना बड़ा चुटिया कटने के बाद वो लोग सीधा आर्मी का ही यूज करेंगे, और जिस दिन मिलिट्री बैंक में एंटर हुई तब वही होगा जो रोम के साथ हुआ था, और वो एक तरीके से सही भी थे, वही हुआ। तमायो प्रोफेसर को कई बार हुडिनी कह के बुलाता है। अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो हुडिनी एक्चुअली में एक मैजिकल ट्रिक है जिससे मजिशियन गायब हो जाता है। मोस्टली इस ट्रिक को हैरी हुडिनी के साथ जोड़ा जाता है, जो यूके के सबसे बेस्ट मैजिशियंस में से एक थे और उनकी डेथ 1926 में हुई थी। इसके अलावा हुडिनी नाम का एक सॉफ्टवेयर भी है जिस पर आप 3D एनिमेशंस कर सकते हैं। जब टीम मनी हाइस्ट बाहर आती है तब उनके हाथ में व्हाइट फ्लैग होता है जो साइड में लगाया गया है, ना कि हाथ के ऊपर। अगर हाथ के ऊपर हो तो इसका मीनिंग होता है हार मानना, जबकि साइड में हो तो वो होता है पार्ले, मतलब ट्रूस, एक नॉर्मल बातचीत जहां पर कोई अटैक नहीं करेगा। ये जिनीवा कन्वेंशन राइट्स में भी ऐड किया गया था और रामायण के दौर से चला आ रहा है। टोमायो धाबा बोलना चाहता था पर एंजल ने उसे रोक लिया था क्योंकि नाजीज ने भी इसकी रिस्पेक्ट की थी। ये एक छोटा सा वॉर फैंटेसी रेफरेंस था जो आपने रिसेंटली अफगानिस्तान में देखा था जब काबुल ने सरेंडर किया था तब। अगर यही फ्लैग रेड है तो इसका मतलब होता है वॉर डिक्लेयर करना, जो ईरान ने 1 साल पहले किया था। शो के दौरान हमें वाइकिंग्स के 2 मेन रेफरेंस देखने मिले। एक तो ये कमांडोज जिसमें से एक डैनिश और दूसरी नॉर्स थी। बर्लिन की रॉबरी में भी वाइकिंग ट्रेजर को रिप्लेस किया गया था। यहाँ जब राफेल ने उसे अपोज करके ये बोला कि ये आर्ट है, तब बर्लिन बोलता है could make garbage like this. This is the coarseness of barbarians. Those people pillaged iconic pieces, extraordinary ones, Latin, Greek, Phoenician, and then melted them for their cups of wine, plates, amulets. ये तीनों जगह बहुत स्पेशल है। लैटिन जो अमेरिकन कल्चर था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ग्रीक कल्चर दुनिया का सबसे पुराना कल्चर और डिसेंट कल्चर्स में से एक है और डेमोक्रेसी इन्हीं की देन है। एंड में फेनोपेनिशियन कल्चर, जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो वो मेडिटेरियन रीजन वाला पार्ट है, साउथ ऑफ सीरिया, लेबनान और इजराइल वाला पार्ट। इन सारे कल्चर्स में से एक चीज कॉमन है कि वाइकिंग्स ने इन्हें लूटा था और उसी सोने से इन्होंने ये सारे ट्रेजर्स खड़े किए थे। बर्लिन भले ही चोर हो और वो दूसरों की चीजें लूटता हो, लेकिन वो आर्ट की वैल्यू समझता है, इसीलिए उसे वाइकिंग जरा भी पसंद नहीं है। मेरे फैंस की इस मामले में अलग राय है और मेरी भी, क्योंकि मैं असासिन क्रीड वालहल्ला पिछले 60 घंटों से खेल रहा हूँ। जब बोगोटा गांदिया की धुलाई करता है तब वो उसे फैसिस्ट कहता है। ये वर्ड पॉलिटिकली बहुत यूज होता है और आपने इसे सुना ही होगा। मेनली डिक्टेटरशिप में इसे हिटलर या मसूलिनी के साथ जोड़ा जाता है। फैसिज्म के ये सबसे कॉमन ट्रेड्स हैं कि वो कंजर्वेटिव होते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ नहीं करते, वुमेन्स को ज्यादा राइट नहीं देते, मोस्टली सेक्सिस्ट और रेसिस्ट होते हैं। दूसरी तरफ हमारी टीम मनी है जो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी आइडियाज रखती है, इसीलिए बोगोटा एंड होल गैंग इनसे नफरत करता है। फाइट के दौरान पलेर्मो वियतनाम का भी रेफरेंस देता है। अमेरिका और वियतनाम आमने सामने वॉर में थे और सबको लगा था कि अमेरिका वियतनाम जैसे एक छोटे से देश के सामने नहीं हार सकता। ये गलत साबित हुआ। वियतनामीज ने मोस्टली वॉर फ्रंट पे नहीं लड़ी, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया और जंगलों में छिप छिप कर अमेरिकन को मारा और हिस्ट्री बना दी। अमेरिकन से एक छोटे से एशियन कंट्री के सामने हार गए। आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मीम्स मिल जाएगी, मेरी फेवरेट ये वाली है। दूसरा वॉर का रेफरेंस भी पलेर्मो ने दिया था। Machine gun fire. This isn't a fucking Vietnam movie. Exactly, it's much worse. It's the defense of Stalingrad.
This strategy's not mine, it's Vasily Chukov's. जब हिटलर ने रशिया पे अटैक किया तब रशियंस ने फाइट नहीं दी, उन्हें अंदर आने दिया। और जब विंटर आया तब रशिया ने अपने सोल्जर्स के साथ धावा बोला, क्योंकि वो लोग विंटर का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा सकते हैं। स्टालिनग्राड रशिया का एक सिटी है जहां जर्मन्स ने बहुत ही बुरी हार का सामना किया था। पूरा प्लान जनरल विस्ली चुकोव ने रेडी किया था और उसी सेम स्ट्रेटेजी से पलेर्मो ने वाइकिंग्स के सामने फाइट की। जब वाइकिंग्स बैंक पे अटैक करने वाले होते हैं तब एंजल बताता है कि वहां का स्ट्रक्चर पैलेस ऑफ जेन से मंगवाया गया है, जो सिविल वॉर के लिए लिया गया था। स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से 1939 के बीच में हुई थी और इस टाइम में बॉम्ब से बिल्डिंग को बचाने के लिए इसे यूज किया गया था, एकदम वैसे ही जैसे हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताजमहल को बचाने के लिए उस पर बम्बू लगा दिए गए थे। तमायो इसमें मोस्टा ब्रिज के बारे में भी बोलता है जिसे 1993 में गिरा दिया गया था। इस ब्रिज के रिगार्डिंग एक बहुत ही क्लासी स्टोरी है, क्योंकि इसे बनाया था ओटोमन के रूल में जो 1566 में रेडी हुआ था। तब ओटोमन सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही करप्शन था और जितने भी पुल बनाए जाते थे वो गिर जाते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम नहीं किया जाता था। सुल्तान ने यहाँ वार्निंग दी थी कि अगर ये पुल गिर गया तो वो आर्किटेक्ट मिरमार को मार देंगे। ब्रिज के इंजीनियर मिरमान ने अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया और जब ब्रिज रेडी हो गया तब उसने अपने घर के पास ही अपनी कब्र खोद ली, क्योंकि उसे पता ही था ये पुल गिरेगा और उसे मार दिया जाएगा। पर रियली में से कुछ नहीं हुआ, वो ब्रिज 430 साल तक खड़ा रहा। बोस्निया के लोग इसे मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी का सिंबल मानते हैं और इसके अलावा दूसरे ऐसे कई एथनिसिटी के लोग हैं जो इस ब्रिज पर बहुत बिलीव करते हैं। जब बोस्निया सिविल वॉर शुरू हुई थी तब एक टैंक ने इस ब्रिज को गिरा दिया था। लोग रियली बहुत दुखी हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसे वापस खड़ा कर दिया गया और 2004 में प्रिंस चार्ल्स ने इसे रीओपन किया था। एक और रेफरेंस बोस्निया वॉर का जिसमें सर्जेव लाइब्रेरी को मेंशन किया गया था, ये 1896 में रेडी हुई थी और बाद में 1992 में मोर्टार फायर में इसे गिरा दिया गया था। लकीली 20 साल के बाद इसे कंस्ट्रक्ट करके वापस ओपन कर दिया गया। एंजल बताता है कि बैंक के ऊपर ओरिजिनल गोया पेंटिंग्स को रखा गया है। फ्रांसिस गोया बहुत ही फेमस स्पेनिश पेंटर थे, एकदम डाली की तरह। उनकी पेंटिंग्स भी आज बिलियंस डॉलर्स में बेची जा सकती है, क्योंकि वो 1746 का सबसे फाइन आर्ट था। जब डेनवर और पलेर्मो यहाँ म्यूजियम में होते हैं तब उन्हें दिखाई देती है ये मूर्तियां जो कि बायस सिविलाइजेशन की है। My son could have made one of these guys if he wanted to, and he's 2, you know, just think about it. Come on, Denver. अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता होगा स्पेनिश लोग भी ब्रिटिशर्स की तरह लुटेरे ही थे और जब इन्होंने अमेरिका की खोज की तब वहाँ रहने वाले लोगों के गॉड्स और उनकी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें इन्होंने उठा ली थी। बाद में उन सबको मार दिया गया था। कोलंबस दूसरों के लिए जरूर हीरो होगा, लेकिन इन लोगों के लिए वो बस एक मर्डरर है। मुझे लगता है पलेर्मो जरूर इन मूर्तियों को वापस लौटा देगा, क्योंकि उसने कहा था कि ये उन्हें लौटाना ही ज्यादा सही रहेगा। लास्ट रेफरेंस हमारा आर्टू रीटो बोलता है, We're in the middle of a goddamn war. Why can't you see that? Churchill would see it as a victory. और रियली में चर्चिल ऐसे ही थे, उन्होंने बस नंबर्स ही काउंट किए थे। जब हमारे यहाँ बंगाल में लोग मर रहे थे तब चर्चिल ने उन्हें खाना प्रोवाइड करने के बजाय अपने सोल्जर्स को खाना देना ज्यादा जरूरी समझा और इसीलिए बहुत सारे लोग मारे गए थे। शायद इसीलिए आर्टूरो को वो ज्यादा पसंद आते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि मैं कौन से रेफरेंसेस मिस कर गया हूँ। प्लीज बता देना तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दूंगा रिसर्च करके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।